हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो विद्यार्थीगण? आप सभी आशा है अच्छे होंगे। परीक्षा का समय बिल्कुल नज़दीक आ रहा है और इसी परीक्षा के दौरान हम आज उपस्थित हुए हैं आपके बीच कवि नागार्जुन जी को लेकर। नागार्जुन की दो कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई हैं। फर्स्ट एक तो दंतुरित मुस्कान और दूसरी फसल। तो आइए इन कविताओं को पढ़ने से पहले नागार्जुन जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जान लेते हैं। नागार्जुन जी का मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र था। आपका जन्म, या यूँ कहें नागार्जुन जी का जन्म बिहार प्रदेश के दरभंगा जिले के सतलखा नामक गांव में 1911 में हुआ। आपकी माता का देहांत अल्पायु में हो गया। एक रूढ़िवादी ब्राह्मण परिवार में आपका लालन पालन हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा स्थानीय संस्कृत विद्यालय में हुई। 1936 में आप श्रीलंका में जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं, जहां आपने अपने नाम का बदलाव किया। आप वैद्यनाथ मिश्र से नागार्जुन बने। राजनीतिक गतिविधियों से जुड़े होने के कारण आपको कई बार जेल भी जाना पड़ा। आप बड़े ही घुमक्कड़, मस्तमौला और यायावर प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। 1998 में आपका देहांत हुआ। आपने काव्य रचनाएं और उपन्यास लिखे। आपने 2 पत्रिकाओं का भी संपादन किया। युगधारा, प्यासी पतराई आँखें, सतरंगी आँखों पंखों वाली, प्यासी परछाई, तालाब की मछलियाँ, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोर्स, खून और शोले, चना जोर गरम तथा भस्मांकुर, ये आपकी काव्य रचनाएं हैं। वरुण के बेटे, हीरक जयंती, बलचनामा, रतिनाथ की चाची, नई पौध, कुंभी पाक और उग्रतारा, ये आपके उपन्यास हैं। दीपक और विश्व बंधु नामक 2 पत्रिकाओं का आपने संपादन किया। जहाँ तक नागार्जुन के काव्य की विशेषताएं हैं, उनमें नागार्जुन के काव्य में जो रागात्मक अनुभूति है वो देखने को मिलती है। भाषा शैली के बारे में विचार किया जाए तो नागार्जुन की भाषा खड़ी बोली भाषा है। तो आइए अब नागार्जुन के कविता पहले दंतुरित मुस्कान पर बातचीत करते हैं, उसके बाद हम फसल कविता को पढ़ेंगे। तो दंतुरित मुस्कान कविता में नागार्जुन ने केंद्र बिंदु में एक छोटे बच्चे को रखा है और उस छोटे बच्चे की सुंदरता को देखकर मन में जो भाव उमड़ते हैं उन भावों को हमारे सामने अभिव्यक्त किया है। कवि का मानना है कि ये जो सुंदर बच्चा है, इससे एक नए जीवन की प्रेरणा हमें मिलती है। हमारे अंदर एक नई शक्ति उद्बुद्ध होती है। आइए नागार्जुन की इस कविता की तरफ चलते हैं। नागार्जुन जी कह रहे हैं, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धुली धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर बन गए होंगे, या गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस थे कि बोबुल। ये पंक्तियाँ पहली यहाँ तक हैं। तो आइए अब इन पंक्तियों की व्याख्या को समझते हैं। नागार्जुन जी कह रहे हैं कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, दंतुरित अर्थात बच्चे के नए नए दांत, मुस्कान अर्थात मुस्कुराहट। कवि उस छोटे बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहा है कि तुम्हारी ये छोटे छोटे दांतों से भरी मुस्कुराहट को देखकर मेरे अंदर आकर्षण के भाव पैदा हो रहे हैं, या यूँ कहें
तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान बड़ी ही मनमोहक है। मृतक में भी डाल देगी जान। मृतक होता है जो मरा हुआ हो, जान डाल देना, जीवित कर देना। कवि कह रहा है कि तुम्हारी ये जो सुंदर मुस्कुराहट है, ये किसी मरे हुए व्यक्ति के अंदर भी प्राण डाल सकती हैं, या यूं कहे जो व्यक्ति निराश या हताश हो उसे भी जीवन जीने की प्रेरणा देने वाले हैं। धूली धूसर तुम्हारी ये गात, धूली धूसर अर्थात धूल से सना हुआ या मिट्टी से भरा हुआ, गात अर्थात शरीर। कवि कह रहे हैं कि जब मैं तुम्हारा ये धूल से भरा हुआ, मिट्टी से भरा हुआ शरीर देखता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है छोड़कर ताला मेरी झोपड़ी में खिल रही जलजात। जलजात अर्थात कमल का फूल। कह रहा है कि तुम्हारे जब मिट्टी से भरे हुए शरीर को देखता हूँ तो मुझे वो कमल के फूल के समान सुंदर लगता है, और ऐसा लगता है कि वो कमल का फूल कीचड़ को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आके खिल गया हो। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कठिन पाषाण अर्थात कठोर पत्थर। पर्श अर्थात स्पर्श। कहते हैं कि तुम्हारा स्पर्श पाकर जो कठोर से कठोर चट्टान है वो भी पिघल कर क्या बन गई होगी, जलधारा बन गई होगी। या फिर ये कहें कि हे सुंदर शिशु, तुम्हारे स्पर्श मात्र से जो कठोर से कठोर हृदय वाला व्यक्ति है वो भी क्या हो सकता है, दयावान हो सकता है। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो कवि कह रहे हैं कि तुम या तुम्हारा शरीर है शिशु ऐसा मनमोहक या ऐसा प्राण देने वाला या उत्साह देने वाला है, या तुम्हारी मुस्कुराहट ऐसी है जिससे स्पर्श मात्र से सामने चाहे बांस का पेड़ हो या बबूल का वृक्ष, वो भी शेफालिका के फूल बरसाने लग जाता है। अर्थात यूं कहें कि बुरे से बुरा व्यक्ति भी तुम्हारे स्पर्श मात्र से सरस व्यक्ति बन जाता है, अर्थात वो अपनी बुराइयां त्याग देता है। बांस था कि बबूल, और उसके बाद स्पर्श के बाद ये भी नहीं पता चलता कि वो बबूल का वृक्ष था या बांस का बबूल वृक्ष था, वो शेफालिका के फूलों के समान सरस व्यक्ति हो जाता है। तो आप इन पंक्तियों का जब प्रसंग लिखें तो प्रसंग में लिखें कि कवि ने छोटे से बच्चे के मुस्कुराते हुए दांतों को देखकर उमड़ने वाले बाहों का वर्णन किया है। शिल्प सौंदर्य में आपने इस कविता में सबसे पहली बात भाषा को लिखना है कि खड़ी बोली हिंदी भाषा है। अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दावली है। एतुकांत छंद है। और लास्ट की जो लाइन है कि बास था कि बबूल, यहाँ प्रश्न अलंकार है। और जो छोटे बच्चे की जो मुस्कुराहट है उसको बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, तो पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। मुस्कान, जान, ये सब आपस में लय की ध्वनियाँ उत्पन्न कर रहे हैं, तो यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो ये आप इसके शिल्प सौंदर्य में लिख दीजिए। चलते हैं कविता की अगली पंक्तियों की तरफ। कविता की अगली पंक्तियाँ हैं तुम मुझे पाए नहीं पहचान। इस लाइन में भी यहाँ पर्सनल अलंकार है। देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो, यहाँ भी पर्सनल अलंकार। आंख लू में फेर, यहाँ भी पर्सनल अलंकार। क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार, यहाँ भी पर्सनल अलंकार।
यदि तुम्हारी माँ न बन सकी माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो कवि उस बच्चे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे शिशु, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, अर्थात प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो बच्चे से प्रश्न कर रहे हैं कि क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। देखते ही रहोगे अनिमेष, अनिमेष अर्थात बिना पलक झपकाए देखना। और फिर उससे प्रश्न कह रहा है कि क्या तुम मुझे बगैर पलक झपकाए ही देखते रहोगे। फिर अगली लाइन, थक गए हो, आंख लूं मैं। फिर प्रश्न करा कि हे पुत्र या हे शिशु, तुम मुझे देखते देखते थक गए हो तो मैं अपनी आंखें फेर लेता हूं। क्या हुआ यदि हो सके न पहली बार परिचित। परिचित का अर्थ आप सभी जानते हो, किसी से परिचय न होना। तो कवि कह रहा है कि क्या हुआ यदि वह बच्चा मुझे पहली बार न पहचान सका, क्योंकि वह तो अभी छोटा है, मुझे कैसे पहचानता। यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, तो कवि पुनः उस बच्चे से कहते हैं, यदि तुम्हारी माँ मेरे और तुम्हारे बीच में न होती तो मैं कभी भी तुम्हारे इस सुंदर मुस्कुराहट से भरे शरीर या तुम्हारे इस मुस्कुराहट को नहीं देख पाता, या इस कोमल रूप को देख नहीं पाता। न पाता जान न सकता देख तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, अर्थात कि तुम्हारी ये सुंदरता से भरी हुई छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कुराहट को मैं देख नहीं पाता। आगे इस पंक्तियों में आप ये तो समझ ही गए होंगे कि जो प्रश्न अलंकार है भरपूर मात्रा में, भाषा आपकी शिल्प सौंदर्य के लिए वही खड़ी बोली हिंदी भाषा है। और बच्चे को संबोधन कर रहा है कवि यहाँ, तो संबोधन शैली है, तत्सम तद्भव शब्दावली है, अभिधा शब्द शक्ति है। आइए कविता की अंतिम पंक्तियों की ओर चलते हैं। धन्य तुम, तुम्हारी माँ भी धन्य, चीर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपरक, देखते तुम इधर कनखी मार, और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। धन्य अर्थात सौभाग्यशाली या भाग्यशाली या सम्मान देने के योग्य, तुम्हारी माँ अर्थात आपकी माता। तो कह रहे कि कवि उस बच्चे को संबोधित करते हुए कि हे पुत्र, तुम और तुम्हारी माँ बड़े ही सौभाग्यशाली हो, मैं तुम दोनों के प्रति आभारी हूँ। चीर प्रवासी में इतर में अन्य, चीर प्रवासी अर्थात बड़े लंबे समय तक घर से दूर रहने वाला। तो ये कह रहा है कि मैं तो बड़े ही लंबे समय से घर से बाहर रहा हूँ, इसलिए इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, संपर्क अर्थात लगाव या संबंध, इसलिए मुझसे तुम्हारा कोई संबंध नहीं रहा है। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपरक, मधुपरक पंचामृत जिसे कहा जाता है, जो दही घी शहद जल और दूध के मिश्रण से बनता है, उसे कहा जाता है मधुपरक। तो कवि इन पंक्तियों में कह रहा है कि मेरे दूर रहने के बाद तुम्हारी माता श्री ही तुम्हें स्नेह देती होगी और वह तुम्हें पंचामृत का पोषण कराती होगी। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, और तुम मेरी ओर बड़ी हैरानी से कनखियों से देख रहे हो। जब भी अचानक तुम्हारी नज़र मेरी नज़र से मिलती है तो मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हारी और मेरी आंखों मिलने से ये आंखें चार हो गई हैं। तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान, छविमान अर्थात सुंदर।
तो कह रहा है कि तुम्हारा ये छोटे छोटे दांतों से मुस्कुराना मुझे बड़ा ही सुंदर लगता है। इसमें एक शब्द है आपका कनखी मार, जो होता है तिरछी तिरछी नज़रों से देखना। आंखें चार होने का अर्थ है नज़रें मिलना। तो आप इसका शिल्प सौंदर्य में भी वही बातें लिखें। इस पंक्ति में अनुप्रास अलंकार का ज़्यादा प्रयोग हुआ है, तो आप इसमें अनुप्रास अलंकार लिख दें। छंद आपका वही तुकांत छंद है। इसमें आप इन लास्ट की पंक्तियों में आपका तुकांत छंद है। पहले वाली पंक्ति में नहीं लिखी, उसमें तो तुकांत छंद ही लिखें। संस्कृत निष्ठ शब्दावली और आंखें चार होना मुहावरे का प्रयोग हुआ है। तो ये बातें आप इसमें पंक्तियों में लिख दीजिए। आशा है आपको ये कविता अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी। अब आज तबीयत ज़्यादा ही ख़राब है, बोल पाने में भी परेशानी हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि मौसम के बदलाव का समय है और इसमें ठंड लगना स्वाभाविक सी बात है। तो इसी बीच चलते हैं हम हमारी अगली कविता की ओर, फसल की ओर। फसल शब्द से आप समझ गए होंगे, इस कविता में कवि ने फसल का वर्णन किया है। तो कवि ने यहाँ जो चित्र हमारे सामने फसल का रचा है, उस चित्र को हम समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए, ये छोटी सी कविता। एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटे हाथों के स्पर्श की गरिमा। एक की नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। यहाँ तक की पंक्तियों का अर्थ समझ लीजिए। कवि कह रहा है कि ये जो फसल है, इसके उत्पन्न होने में कोई एक नहीं, दो नहीं, बल्कि ढेर सारी नदियों के पानी के जादू का प्रभाव दिखाई पड़ता है। अर्थात सीधे सीधे शब्दों में कहें कि अनेक नदियों के पानियों के प्रयोग से फसलें उगाई जाती हैं। फिर कवि कह रहा है कि इसके उत्पन्न करने में एक तो नहीं बल्कि लाखों लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की गरिमा है। गरिमा अर्थात गौरव, कोटि अर्थात करोड़ों। अर्थात इसके उत्पन्न होने में लाखों लोगों के हाथों का स्पर्श या गौरव मिला हुआ है। एक के नहीं, दो के नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण धर्म। कवि यहाँ कह रहा है कि इस फसल के उत्पन्न होने में हजारों मिट्टियों के गुण धर्म छिपे हुए हैं। अर्थात हजारों प्रकार की मिट्टियों की योग्यताओं से ये फसल उत्पन्न होती है। तो समझ गए होंगे, इस पंक्तियों में कवि ने फसल के उत्पन्न होने में काफ़ी नदियों का योगदान, लाखों करोड़ों हाथों के स्पर्श की महिमा का वर्णन और मिट्टी के जो पोषक तत्व हैं वो हजारों हजारों खेतों की मिट्टियों के पोषक तत्वों का वर्णन किया है। पानी का जादू शब्द जो कि फसल के लिए जो महत्व है और वह गुण है उसकी ओर संकेत करता है। पंक्ति में एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। एक के नहीं, दो के नहीं, एक के नहीं, दो के नहीं, रिपीट हुए शब्द हैं तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आप दे सकते हैं। और लयतात्मकता के कारण नहीं और नहीं अनुप्रास अलंकार। तो पुनरुक्ति प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकारों का यहाँ प्रयोग हुआ है। जो शब्द हैं वो तत्सम भी हैं, तद्भव भी हैं और देशज शब्द भी हैं। तो ये चीज़ आप इसमें लिख दीजिए। भाषा आपकी खड़ी बोली हिंदी ही है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं इस कविता की ओर। फसल क्या है? अब पर्सन अलंकार है, यहाँ पर प्रश्न कर रहे हैं कि फसल क्या है। और तो कुछ नहीं, वह नदियों के पानी का जादू है, हाथों के स्पर्श की महिमा है, भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतरण है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का। कभी प्रश्न कर रहा है कि फसल क्या है, फिर कह रहा है कि फसल कुछ और नहीं, नदियों के पानी के जादू से उत्पन्न हुई है फसल, लाखों लोगों के हाथों की स्पर्श की महिमा से उत्पन्न हुई है फसल। यह महिमा का अर्थ यश होता है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुण धर्म है। तो संदली एक विशेष प्रकार की मिट्टी, या यूँ कहें कि जो फसल है वो काली और विशेष प्रकार की मिट्टियों के गुण से उत्पन्न हुई चीज़ है। रूपांतरण अर्थात बदलाव है सूरज की किरणों का। सिमटा हुआ संकोच हवा की थिरकन का। संकोच का अर्थ है सिमटा हुआ रूप और थिरकन का अर्थ है नाचना या लहराना।
अंत में कह रहा है कि और कुछ नहीं है, हवा का लहराना है, सूरज की किरणों का रूपांतरण है, अनेक प्रकार की मिट्टियों के स्पर्श गुण हैं, पानी का जादू है। तो ये है आपकी इस कविता की व्याख्या। आशा है आपको समझ में आ गई होगी। इसके शिल्प सौंदर्य में भी आप पहले वाली बातें लिखें और इसमें तुकांत छंद लिख दें। फसल कविता में प्रश्नोत्तर शैली लिख दें इन पंक्तियों में, और भाषा आपकी खड़ी बोली हिंदी लिख दें। बस यही लिख दीजिएगा आप। तो मुझे उम्मीद है कि ये कविता आपको समझ में आ गई होगी। जहाँ तक प्रश्नों की बात है तो दंतुरित मुस्कान से 4 ही प्रश्न है, जो कि पहला प्रश्न है कि बच्चे की दंतुरित मुस्कान कवि के मन पर क्या प्रभाव डालती है। तो बच्चे की दंतुरित मुस्कान को देखकर कवि का मन प्रसन्न हो उठता है। उसके निराशा और उदास मन में पुनः स्फूर्ति और संचार आ जाता है। उसको ऐसा लगता है कि उसकी झोंपड़ी में कमल के फूल खिल उठे हों। यहाँ पे इसमें लिख लीजिए। दूसरा, बच्चे की मुस्कान एक बड़े व्यक्ति की मुस्कान में अंतर। तो बच्चे की मुस्कान निश्चल और स्वाभाविक होती है, और जबकि बड़े व्यक्ति की मुस्कान में हो सकता है कि कहीं छल कपट के गुण विद्यमान हों। ये चीज़ें आप लिख दें। तो कवि ने तीसरा प्रश्न है, कवि ने बच्चे के मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बिंबों के माध्यम से व्यक्त किया है। तो कह रहा है कि बच्चे की मुस्कान से मृतक में प्राण आ जाते हैं, उसकी मुस्कान कमल के फूल के समान है, उसके स्पर्श मात्र से कठोर चट्टानें पिघल जाती हैं, बांस के फूल और बबूल के वृक्ष से शेफालिका के फूल झड़ने लग जाते हैं। ये बिंदु आप इसमें लिख दीजिए। और चौथे प्रश्न के जो भाव स्पष्ट वाले हैं वो आपको कविता से समझ में आ ही गए होंगे। फिर फसल कविता में 4 ही प्रश्न हैं। एक तो भाव स्पष्ट वाला ही है। पहला, कवि के अनुसार फसल क्या है। तो फसल मनुष्य और प्रकृति के सम्मिलित प्रयासों के निर्माण से हुई उत्पन्न एक वस्तु समझ लीजिए। और दूसरा है कि किन किन आवश्यक तत्वों की कविता में फसल के लिए बात की गई। तो मिट्टी, खाद, पानी, सूर्य की किरण और हवा। और जो तीसरा प्रश्न है, फसल को हाथों के स्पर्श और गरिमा और महिमा कहकर कवि के क्या व्यक्त किया है। तो कवि ने जो फसल के उत्पन्न होने में जो लोगों के योगदान है, उस योगदान का वर्णन हमारे सामने किया है। तो ये है आपकी कविता, दोनों की दोनों, फसल और दंतुरित मुस्कान। ज़्यादा मैंने गहराई से इन कविताओं के बारे में बातचीत नहीं की है, क्योंकि अभी रिवीजन का दौर है। सिर्फ मुख्य देह इनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाए। ज़्यादा गहराई में कक्षा के दौरान ये चीज़ें पढ़ाई गई हैं। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। जल्द ही हम हमारा अगला कवि लेकर उपस्थित होंगे, गिरजा कुमार माथुर जी, जिनकी छाया मत छूना कविता है, जो हरियाणा बोर्ड के पाठ्यक्रम में है। सीबीएसई के पाठ्यक्रम में ये है नहीं इस बार। और फिर हमारे ऋतुराज रह गए, संगीतकार, और ऋतुराज की कन्यादान और मंगलेश डबराल संगीतकार। यूँ कह लीजिए 2 या 3 कवि हमारे बचे हुए हैं। उनके बारे में बाद में बातचीत करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।